नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीजीटी का टीआरई 3 का रिजल्ट निकला है, तो हमारे चैनल के माध्यम से जिनका रिजल्ट हुआ है वो अपना नाम और फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 726181 पे सेंड कर दीजिए ताकि हम समझ सकें कि आपका रिजल्ट हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सेट है, उसको हम लोग देखते हैं। ये अभ्यास सेट 10वां है, अभ्यास सेट 10 है। 9 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ अभ्यास सेट 1 से लेकर 9 तक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का, चाहे जूनियर टीजीटी हो या पीजीटी हो, यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग का आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वही प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको पता होनी चाहिए कि बीपीएससी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है, तो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 to 12 हो, सभी का जो है कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी टॉपिक से पूछा जा सकता है। इसलिए आप सभी को सभी टॉपिक का ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, जिसको मैं इस प्रैक्टिस सेट में समाहित किया हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 80 प्रश्न में कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का पीजीटी या टीजीटी या यूजीसी नेट या केवीएस या ईएमआरएस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने तैयारी को गति प्रदान कीजिए। दोस्तों, हिंदी जंक्शन के माध्यम से बहुत से लोगों ने शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया है और देने के लिए तैयार है, तो हम भी चाहते हैं कि आप सब जितने जुड़े हैं सभी का जो है हिंदी के विषय में एक योग शिक्षक के रूप में आपका जो है सफलता मिले और योगदान दें। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर 726181 पे 249 रुपया पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अगर आप स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ भेजा हुआ है, उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभ्यास सेट 10, ये 10वां अभ्यास सेट है। 9 अभ्यास सेट करवाया जा चुका है और इसी तरह रात 9 बजे जो है अभ्यास सेट करवाया जाएगा। अब अभ्यास सेट जो है 2 दिन के बाद होगा, 2 दिन पर होगा और बीच बीच में क्लास भी करते जाएंगे। और संडे को सोच रहे हैं व्याकरण के टॉपिक को देखें। तो आप अगर नहीं देखें हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है 4.0 के नाम से, उसको आप देख करके अपने तैयारी को कर सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, 5 विकल्प रहता है, वैसा ही विकल्प बनाया गया है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। मिस्र बंधुओं ने आरंभिक काल यानी आदि काल का समय कब से कब तक माना है। आपको बताना है मिस्र बंधुओं ने आदि काल का जो समय है वो कब से कब तक माना है। तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, कब से कब तक इन्होंने माना है। तो देखिए, मिस्र बंधु जो है अपने जो साहित्यिक ग्रंथ है उसमें जो है ये 700 से 1444 विक्रम संवत तक माना है आदिकाल का समय। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगर आप इस टॉपिक को नहीं देखें तो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ से टॉपिक को आप देख करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने आधुनिक काल को गद्यकार कहा है? यानी वे कौन से आलोचक हैं जो आधुनिक काल को गद्यकार की संज्ञा दी है? तो ये जो कहने वाले हैं वे रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प क जो है सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका के प्रश्न हैं। आदिकाल को बीजवपनकार किसका दिया हुआ नाम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-4 जगह पीजीटी में और नेट में भी एक बार पूछा हुआ प्रश्न है। आदिकाल को बीजवपनकार किसका दिया हुआ नाम है, यानी ये नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीजवपनकार जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, यानी विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल को जो है वीर गाथाकार जो है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। कितनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास नोट्स है, मेरा प्रैक्टिस सेट है, तो उसको बनाते रहिए, अध्ययन करते रहिए और यहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो में कुछ डिटेल बताया जाता है जो कि आपके दिमाग में बैठ जाता है, बना रहता है, आप आंसर को गलत नहीं कर पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को एक अन्य नाम क्या दिया है, आपको बतानी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का जो नाम दिया है उत्तर मध्यकार नाम दिया है, विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। और भक्तिकार को पूर्व मध्यकार नाम दिया है। इतनी बातें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? आपको बताना है विकास की दृष्टि से प्रकृति की जो है पूर्वकालीन अवस्था क्या है। तो प्रकृति से पहले जो है पारिभाषा था, यानी विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पारी, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश या भट्ट होता है, उसके बाद हिंदी होता है। इतनी बातें इसके संबंध में जानकारी रखना होगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी हुई रहती है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए और बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भविष्यत कहा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये जो ग्रंथ है वो धनपाल के द्वारा लिखा गया है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा इसका। विद्यापति की बहुत पूर्ण जो रचना है वो कीर्तिलता और कीर्तिपताका है, ये बात ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोरी के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? यानी खड़ी बोरी के लिए सुनीति कुमार चटर्जी जो थी वो क्या शब्द का प्रयोग किया है, आपने को ये बताना है। तो इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, विकल्प को सही हो जाएगा। खड़ी बोरी के लिए उन्होंने कहा है कि ये जनपदीय हिंदुस्तानी भाषा है, विकल्प को इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भिखारी ठाकुर को किस बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को किस बिहारी बोली का शेक्सपियर कहा जाता है, आपको बतानी है। तो भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है विदेशिया, जो कि प्रसिद्ध हुआ है। तो ये भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर हैं भिखारी ठाकुर, जो बिहार के रचनाकार हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, भोजपुरी भाषा यानी भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ये TRE1 BPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है, आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं। तो पहला विकल्प दिया हुआ है देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, ये इस बात सही है, उसी के कारण पड़ा है। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, ये भी सही है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, ये भी सही है। अब देखिए तीनों बातें सही कहा गया है, उपयुक्त है। तो
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो पॉइंट है, तीनों जो विकल्प है बिल्कुल उपयुक्त है। तो इसके हिसाब से विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया है? किसने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का जो है प्रयोग करने का सुझाव दिया है? तो ये जो सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास का दिया हुआ है, विकल्प ख हो जाएगा। जैसे होता है कंकार, तो कन जो शब्द का प्रयोग ये पंचमा अक्षर का बोध कराता है, यानी यही जो सुझाव दिया था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिए थे, विकल्प जो खा है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? देवनागरी लिपि के ठीक पूर्व की अवस्था क्या है? तो इसके जो पूर्व की अवस्था है वो कुटिल लिपि है, यानी विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, आपको बतानी है। तो राष्ट्रभाषा का जो दर्जा दिया गया है आप सभी को पता होने चाहिए। राष्ट्रभाषा का जो दर्जा दिया गया है वो किसी को भी नहीं दिया गया है, यानी विकल्प ग उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और यह राष्ट्रभाषा पूछा गया है। तो भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? यानी आपको बतानी है कि वो कौन सी भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप ऐसा प्रश्न देखिएगा तो कन्फ्यूजन वाला ये बहुत प्रश्न है। आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा अंग्रेजी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो ये जो निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 351 में इसका वर्णन है, विकल्प ग ये सही हो जाएगा। तो ऐसा भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है अंदर से, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। आपका जो तैयारी है जूनियर TGCT से लेकर नेट लेवल पे की जा रही है, धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा और आपका तैयारी जो है प्रौढ़ता को प्राप्त करेगा। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए, नोट्स जो पढ़ाते हैं उसको देखिए, और जो प्रैक्टिस सेट है उसमें प्रत्येक दिन आप देखिएगा तो आपका हौसला बढ़ते जाएगा और नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? आपको बताना है कि वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी भारतीय भाषाओं का जो है जिक्र किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, समाहित है। तो आपको पता होनी चाहिए कि 22 भाषाओं का जिक्र है, जो कि 22 विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प वो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 22 भाषाओं का जो है जिक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य इतिहास का वर्णानुक्रम पद्धति का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? आपको बतानी है कि साहित्य इतिहास का जो वर्णानुक्रम पद्धति है उसका प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो वर्णानुक्रम का जो प्रथम प्रयोग किया है वो गारसादा तासी ने किया है, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही अपनी हिंदी साहित्य की जो पुस्तक है उसमें किया है, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? यानी मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद नामक साहित्य इतिहास पुस्तक लिखा है उसमें किस पद्धति का प्रयोग किया है, यानी साहित्य लिखने में किस पद्धति का प्रयोग किया है?
तीन लोगों ने जो प्रयोग किया है वो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपना जो इतिहास पुस्तक है उसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग जो है रामचंद्र शुक्ल करते हैं, जो सबसे विकसित पद्धति है। विकल्प ग विधेयवादी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कर्मों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कर्मों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह किसका विचार है? ये जो विचार है वो किनका है आपको बतानी है। तो ये जो विचार दिया गया है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगी। इनकी जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के संवेदना का विकास, तो ये बातें उसमें की गई है। विकल्प ग सही हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल है? मिस्र बंधुओं में कौन शामिल है आपको बतानी है। तो मिस्र बंधुओं में जो है तीन भाई शामिल थे। तीनों भाई मिलकर के लिखते थे, जिसमें सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी तीनों शामिल थे। इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी के कितने कवियों को शामिल किया है? यानी आपको बताना है कि गारसा दत्तासी ने जो अपना साहित्य इतिहास पुस्तक लिखा है उसमें हिंदी के कितने कवियों को शामिल किया है, यानी कितने कवियों को स्थान दिया है आपको बताने हैं। इन्होंने जो स्थान दिया है गारसा दत्तासी ने वो 72 कवियों को स्थान दिया है, यानी हिंदी के 72 रचनाकारों को उसमें शामिल किया है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? वानी बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन है। थोड़ा सा हम जल्दी आज चलेंगे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत में कुछ दिक्कत है ठंड की वजह से, तो हम लोग जल्दी प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। 80 प्रश्नों को लेकिन देखने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आपको बतानी है। तो आपको पता होनी चाहिए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों जो रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोड़ देना ही समझ पड़ता था। यह कथन किसका है? ये जो कथन दिया गया है वो कथन किसका है आपको बताने हैं। तो ऐसी बातें जो है रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। इसलिए वो आधुनिक कारकों पे ज़्यादा कटाक्ष या ज़्यादा विचार नहीं दिए हैं। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार हैं गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, यानी विकल्प ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। यह कथन किसका है? ये जो कथन यहाँ दिया गया है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है यहाँ दिया हुआ है वो कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है, ऐसा उन्होंने ही कहा है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का एक एक जो बात है वो प्रश्न की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसलिए उनके बातों को ज़्यादा हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा दी गई है और दी जाती है। तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाएगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जवाब दीजिए आपका कितना सही होता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है और हम उत्साहित होकर चीज़ों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है। यानी कबीर तो उलटबासियों के जो है विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन इनसे पहले उलटबासियों का जो है किस साहित्य में प्राप्त होता है, यानी कहाँ सबसे पहले उलटबासी दिखाई पड़ता है। तो आप जब सिद्ध साहित्य पढ़िएगा, सिद्ध साहित्य के बारे में, तो वहाँ उलटबासियाँ का खूब प्रयोग हुआ है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। सिद्ध साहित्य में उलटबासियाँ सबसे पहले दिखाई पड़ता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है। यानी रासक से मानने वाले कौन से विद्वान हैं रासो शब्द की उत्पत्ति। तो रासक से जो मानने वाले में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त, तीनों जो है रासक से माने हैं, यानी विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, विकल्प घ। तो यह प्रश्न भी बराबर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी वे कौन से जैन कवि हैं जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो वो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। जैन कवि का बात किया जा रहा है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है, आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा। ऐसी बात उन्होंने ही कहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, आपको बतानी है। तो वो जो ग्रंथ है उसका नाम है अनुभाष्य, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा, अनुभाष्य ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्संग के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। यह कथन किस विद्वान का है। ये जो कथन है वो किस विद्वान का है। तो ये जो कथन है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। उन्होंने ही ऐसी बातें की है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के संबंध में उक्त कथन किसका है। ये जो कथन है घनानंद के संबंध में वो किनका कथन है, आपको बतानी है। तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प क सही हो जाएगा। आदिकार, भक्तिकार और रीतिकार के जितना भी जो बातें कहे हैं किसी के बारे में, तो सबसे ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, लेकिन आधुनिक युग में के जो है वो आलोचना नहीं करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर सही होगा लगभग। और दूसरी बात है कि वो जो है जितने भी आप साहित्यिक बड़े रचनाकार का नाम जानते हैं तो उनका जो है बहुत अच्छे से आलोचना किया है। तो कुछ इनके जो है प्रमुख रचनाकार होते हैं, जैसे भक्तिकार में सूरदास को और तुलसीदास को बहुत ये जो है महत्व दिया है, और बिहारी को रीतिकार में ज़्यादा महत्व देते हैं। तो ऐसा कुछ कुछ इनके जो है कवि हैं जिनको ज़्यादा महत्व दिए हैं, जिनके बारे में खूब आलोचना किए हैं। तो विकल्प का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन असंगत है। निम्नलिखित में कौन असंगत है, आपको बतानी है। तो देखिए प्रेम सागर के रचनाकार सदर मिश्र हैं, सुख सागर रघुरार का, राजचंद्रिका रघुरार का। तो यहाँ देखिए असंगत पूछा जा रहा है। तो असंगत अगर देखिएगा
आपको समझ में आता है। प्रेम सागर जो है सदर मिश्र का नहीं है, रघुरार का है। सुख सागर सदर मिश्र का है। राजचंद्र का जो है रघुरार का, ये सही है। तो दो आप देखिएगा कि तो गलत है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो कथन है असंगत पूछा है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि असंगत यहाँ पूछ रहा है तो एक से ज़्यादा असंगत है। तो ये विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है आपको बताती है। तो ये जो रचना है वो सरल मिश्र का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति कै मूल, बिन निज भाषा ज्ञान कै, मिटे न हिय के सूर। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। अपना जो निजी भाषा है, मातृभाषा है, यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से उसको जो है स्थापित किया गया है और उसकी महत्ता को यहाँ बताने का इन्होंने प्रयास किया है। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चिंतामणि की रचना कौन सी है? यानी चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है? तो आप देखिएगा श्रृंगार सरोज, पायस पायोनिधि और नीति विनोद, तीनों जो है चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो रचनाएं हैं चिंतामणि की है। तो विकल्प घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकार के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? ये जो प्रभावित होने वाले हैं अरविंद दर्शन से, वे कौन से रचनाकार हैं? बीपीएससी TRA 1 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। तो प्रभावित होने वाले में सुमित्रानंद पंत जी हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कई दिनों तक चुल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया, सोई उसके पास। किस कवि की पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि की है आपको बतानी है। तो ये बाबा नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि के एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? प्रयोगवाद के संबंध में ये जो कथन है किनका है? तो ये जो कथन है रामविलास शर्मा जी का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न को देखते हैं। लगभग 40 प्रश्न और रहेगा। परपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? ये TRA 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा नाम परपद्यवाद में नहीं लिया जाता है? तो आप सभी को पता होगा परपद्यवाद को जो है नकेनवाद कहा जाता है। अब नकेनवाद में देखिए तो सबसे पहले नरेश बिजुचंद शर्मा आते हैं, उसके बाद केसरी कुमार आते हैं, उसके बाद एक नरेश नाम के कवि हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ नंद किशोर आचार्य नहीं आते हैं। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? ये जो कथन है वो किस विद्वान का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है मरियज का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना राजकमल चौधरी विरचित है? यानी उनके द्वारा रचित कौन सी रचना है? विरचित शब्द बहुत फंसाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। विरचित मतलब होता है रचित। तो उनके द्वारा जो रचना की गई है वो स्वर्गंधा, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, तीनों रचनाएं हैं। तो विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में जो है असंगत युग्म का चयन कीजिए। कौन सा युग्म जो है असंगत है? तो देखिए सहज कविता के जो प्रणेता थे डॉक्टर रविंद्र भरमर थे, ये बिल्कुल बात सही है। युत्सावादी कविता के सरब श्री राम सिंह थे, ये भी सही है। बीट पीढ़ी कविता के राजकमल चौधरी थे, ये भी सही है। और इसमें असंगत युग्म खोजा है,
इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी संगत है, असंगत कोई भी नहीं है, तो विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बतानी है। तो ये जो कथन है वो आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल विकल्प में नहीं है। तो ऐसा इसलिए बनाया जाता है कि आपके अंदर की जानकारी को देखता है, इसलिए कभी कभी आप देखिएगा जो बातें आप जान रहे हैं उसका आंसर जो है विकल्प में नहीं देता है, ताकि आप कंफ्यूज करें और गलती करके आ सकें, जिससे कि आपका स्कोर या मेरिट कम सके। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। एक एक नंबर से जो है मेरिट में जो है होने का नहीं होने का चांस बनता है, तो उसको बचाइएगा, तो आपका मेरिट बनने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो एक एक नंबर को अपने झोली में डालना है और अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित एकांकी को उसके एकांकीकार से सही सुमेलित कीजिए। यानी एकांकी है, उसके एकांकीकार जो है उसके साथ सुमेलित करना है। तो देखिए रेशमी टाई जो है रामकुमार वर्मा का है। सबसे पहले आप देखिए रेशमी टाई जो है रामकुमार वर्मा का है। उसके बाद रोटरी जो है भुवनेश्वर प्रसाद का है, और पर्दे के पीछे जो है उदय शंकर भट्ट का है, और रीढ़ की हड्डी जो है जगदीश चंद्र माथुर का है। अब देखिए विकल्प कौन सा सही है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? कौन सा उपन्यास जो है आंचलिक उपन्यास नहीं है आपको बतानी है। तो जैसा आप सभी को पता है देहाती दुनिया और मैराचल दोनों जो है आंचलिक उपन्यास है, और इसमें नहीं पूछा है, तो गोदान जो है आंचलिक उपन्यास नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। देहाती दुनिया मैराचल जो दोनों है आंचलिक उपन्यास है, गोदान जो है नहीं है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दलित आत्मकथा नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जो है दलित आत्मकथा नहीं है। तो अगर दलित आत्मकथा टॉपिक देखें तो समझ में आ रहा होगा। झोपड़ी से राजभवन तक, शिकंजे का दर्द, मेरी पत्नी और भेड़िया, तीनों जो है दलित आत्मकथा है, और इसमें जो है नहीं पूछा जा रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प अंग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये जो यात्रा वृत्तांत है आप सभी को पता होनी चाहिए, बहुत प्रसिद्ध है, अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उसके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी ये जहाँ जो है पत्रिका दिया गया है और उसके जो संपादक हैं उसका नाम दिया गया है, तो उसके साथ आपको सुमेलित करना है, कौन सा सही होगा उसको मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले बारह बोधनी जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सरस्वती के जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। उसके बाद विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भाट। तो ये मिलान कीजिएगा तो आपको पता चल रहा होगा, विकल्प ख इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आपको बतानी है। तो इसके लिए जो है अज्ञेय को दिया गया है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद सिद्धांत किस दर्शन से प्रभावित है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद जो भट्टरोलट की है उसको जो है किसके दर्शन से प्रभावित है आपको बताना है। तो ये जो प्रभावित है मीमांसा दर्शन से प्रभावित है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विदायती संस्करण किसने कहा है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विदायती संस्करण किसने कहा है? ये जो कहने वाले हैं वे कौन हैं
आपको बताने हैं। तो ये जो कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। य र व व्यंजनों को कहते हैं, कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। इसे अर्धस्वर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या जो है वो 5 है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन है? आपको बतानी है इसमें से कौन जो है संयुक्त व्यंजन है। तो 6 तरंगियाँ तीनों संयुक्त हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कन्यादान में समास है, कौन सा समास है आपको बताना है। तो कन्यादान में कन्या का दान आपको बताना है, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास आएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है आपको बताने हैं। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा, बिल्कुल सही है। किसी ने पत्थर मार दिया, बिल्कुल सही है। हमने भारत में रहकर बहुत कुछ सीखा, बिल्कुल सही है। हमने यहाँ निश्चित नहीं है, किसी ने यहाँ भी निश्चित है, कोई ना कोई यहाँ भी निश्चित नहीं है। तो तीनों अनिश्चय है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? निम्न में कौन जो है इच्छावाचक वाक्य है आपको बतानी है। स्कूल की परीक्षाएं कब से है? ये नहीं है। माता जी बाजार गए हैं, ये भी नहीं है। मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ देखिए इच्छा आया है, तो इच्छावाचक है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में भाववाच्य है, निम्न में भाववाच्य कौन है आपको बतानी है। तो भाववाच्य जो है सीता का प्रसिद्धि है, ये तो कर्तव्यवाच्य है। यहाँ बैठा नहीं जाता, बिल्कुल ये है, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा और पिछले बार भी पढ़ाया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ दिया हुआ है, व्याकरण नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वाच्य वाक्य ये सब पढ़ाया हुआ है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, में वाक्य है, कौन सा वाक्य है आपको बतानी है। इसमें जो है संयुक्त वाक्य आया है, जोड़ा हुआ आप देख रहे हैं, तो संयुक्त वाक्य है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, जिजीविषा जो है कैसे लिखा जाएगा, शुद्धता क्या है आपको बताना है। तो जिजीविषा जो है विकल्प ग सही हो जाएगा, इस तरीका से लिखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तो देखिए, वह अनेकों बार बोला, बिल्कुल गलत। मैं माँ को एक कार्ड लिखा, मैं नहीं मैंने, बिल्कुल गलत। शरीर पर कई अंग होते हैं, शरीर पर होते हैं कि शरीर में कई अंग होते हैं, ये भी गलत। और शुद्ध वाक्य पूछा है तो कोई भी शुद्ध नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प होगा सही हो जाएगा। सुषुप्ति का विलोम शब्द है, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या है आपको बतानी है। तो सुषुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ, यानी विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौशल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए, दक्षता भी है, पटुता भी है, कुशलता, तीनों जो है पर्यायवाची शब्द है और नहीं पूछा है, तो विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विदेशज है, कौन सा जो शब्द है वो विदेशज है आपको बतानी है। तो आप इसमें देखिएगा, तो पंक्ति श्रेणी दोनों जो है देशज शब्द है, लेकिन कतार जो है विदेशज शब्द आया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो आगमन शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो आ उपसर्ग लगा हुआ है, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न रहते हैं, आप देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं। 10 सेट हो चुका है लगभग, हमें लगता है कि आपको आदत बन गई होगी। अब धीरे धीरे कठिन प्रश्न आने लगेंगे, तो आप जो है तैयारी को करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलाप शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है मिलाप शब्द में। तो इसमें देखिएगा जो प्रत्यय आया है वो आप प्रत्यय आया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद क्या है? तो पो जोड़ इत्र यानी पवित्र। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो अगर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो एक हिंदी व्याकरण का कोई भी पुस्तक रखिए जिससे आप पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, मुहावरे, संधि विच्छेद और देशज विशेषण, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि उन सब का जो है क्षेत्र बहुत विशाल है जिसको नोट्स में नहीं बांधा जा सकता, तो वो खुद से आपको करना होगा। बाकी अभ्यास में हम चीज़ें को लेकर प्रस्तुत करते रहेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन जो है स्त्रीलिंग शब्द है आपको बताने हैं। तो स्त्रीलिंग जो शब्द है उसको आप लोग देखिए, सुबह हो गई, दोपहर हो गया, सांझ हो गई है। तो आप देखिएगा तीनों जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? तो आप अगर पढ़ें तो आपको पता होगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं। विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? PRE 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज्य भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? तो इसे मानने वाले जो आचार्य हैं वो भट्टनायक हैं। भोज भोजक का जहाँ भी बात आएगा भट्टनायक हो जाएंगे। विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? तो आप देखिए यहाँ पत्नी को खोजा जा रहा है तो आंसू गिर रहा है, यानी करुण रस यहाँ है। विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अर्थालंकार है? इनमें से कौन सा जो है अर्थालंकार है? तो उपमा, रूपक, विरोधाभास तीनों जो है अर्थालंकार है। विकल्प घ सही हो जाएगा। विपरीत में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती गए न उबरे मोती मानुष चून। इनमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ जो अलंकार आया है श्रेष्ठ अलंकार है। पानी का तीनों तीन जगह तीन अर्थ है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में कौन सा जो है मात्रिक छंद है? तो यहाँ देखिएगा दोहा, सोरठा, चौपाई तीनों जो है मात्रा पर निर्भर करता है, यानी मात्रिक छंद है। विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। विपरीत में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है मात्रिक छंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है गद्यांश है। गद्यांश जो है TGT में 4, PGT में लगभग 2 पूछा जाता है। तो सबसे पहले गद्यांश को हम लोग पढ़ेंगे, और गद्यांश बनाने का एक नियम है कि जैसे कहता है उसी के अनुसार आपको जवाब देना है, अपना मन से कुछ जोड़ घटाव नहीं करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तरक पत्रक में अंकित कीजिए। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती है, जिनकी अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब देखिए यहाँ हम लोग गद्यांश को पढ़ें। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो राष्ट्रीयता और मनुष्य, भाषा का महत्व, अभिव्यक्ति का साधन। तो यहाँ जब आप देखिएगा तो भाषा के बारे में बताया जा रहा है, तो भाषा का महत्व सबसे उपयुक्त जो है शीर्षक हो सकता है। तो विकल्प ख इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है?
तो अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त करना यानी प्रस्तुत करना, प्रकट करना, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। खोज करना नहीं, वार्ता करना भी नहीं, प्रकट करना, प्रस्तुत करना। चलिए आगे देखते हैं। प्रकट का विलोम शब्द है। प्रकट मतलब आपको बताना है, प्रकट मतलब जो दिखाई दे। प्रकट तो यहाँ देखिएगा, प्रकट मतलब होता है विलोम शब्द, तो जो प्रकट है और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो प्रकट नहीं है यानी गुप्त, यानी विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो नदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, तो आप इसमें देख रहे हैं तरंगिनी भी नदी है और तटनी भी नदी है, लेकिन एरा मतलब नदी नहीं होता है। विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। 80वां प्रश्न है, गद्यांश का आशय है, क्या आशय है आपको बताना है। तो भाषा की समानता मनुष्यों की निकट रहती है, यही जो है मेन जो है आशय है। तो विकल्प क इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, राष्ट्रीयता से भाषा का विकास नहीं होता, भाषा से राष्ट्रीय का विकास, ये गलत है। साहित्य एवं संगीत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये दोनों का चर्चा ही नहीं किया गया है साहित्य संगीत का, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों के समक्ष अभ्यास सेट 10 प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो अंतिम तक देखें तो इन 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेहतर चल रहा है या नहीं। आगे जो है प्रैक्टिस सेट होता रहेगा और क्लास भी बीच बीच में जो बाकी है वो करते रहेंगे। तो ये अब नहीं सोचें, आपका जो तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है, हम उस पर खरा उतरेंगे। हिंदी जंक्शन हमेशा आप लोगों का मदद किया है, आगे भी करता रहेगा, और हिंदी जंक्शन के माध्यम से आप लोग जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर BPSC 4.0 का नोट्स पाना चाहते हैं तो 249 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 72 61 81 53 07 पे भेज दीजिए। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट उपलब्ध करवा देंगे। ये जो हम आपसे 249 रुपया पैसा देते हैं, ये जो हम रखे हुए हैं टाइपिंग करने के लिए, उसके लिए हम दे रहे हैं, सिर्फ टाइपिंग का खर्च है, वरना इतना कम में कहीं नोट्स नहीं मिलता है, आपको पता होनी चाहिए। फ्री में अगर आप नोट्स नहीं देना चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री में है, आप देख करके खुद नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अगर स्टेट पेपर 2 का आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी का, तो मेरे नंबर इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेज देंगे। 3 साल से जुड़े करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। पेपर 1 स्टेट का तैयारी करना चाहते हैं तो PDF सेंड किया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। हिंदी जंक्शन हमेशा आप लोगों के लिए अवसर बनकर आया है और बहुत कम समय में हिंदी के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल किया है। लगभग TRE3 में हमें लगता है कि 250 से 300 बच्चों ने PGT में अपना जो है सफलता पाया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे भी ऐसा ही उपलब्धि देता रहेगा, बस आप लोग सहयोग करते रहिए, हम सब समय आपके लिए जो है चीज़ें लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ग्रुप में भेजें, दोस्तों को बताएं, ताकि सभी लोग इसके माध्यम से सफलता को प्राप्त कर सके और एक शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।